सर शशांक सिंह। नहीं नहीं सर, आपको बोला मैंने। चलो अच्छी बात है। चलिए पहली क्लास हो गई आप लोगों की। ये सर पहली क्लास हो गई है। चलो कैसी लगी पहली क्लास? ठीक थी सर, अच्छी थी। बाकी लोग? चलिए कितने लोगों को लगता है कि ऑलरेडी आपने जो प्रिपरेशन की है वो नीट में आप कह सकते हो सिलेक्शन के हम करीब हैं? मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि सर हाँ सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, बाउंड्री तक तो एटलीस्ट हम हैं एटलीस्ट। कुछ लोगों को ये भी होगा कि नहीं सर क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली अभी भी क्लियर हो जाएगा, अभी आज भी नीट हो जाए तो मेरा क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं सर बाउंड्री पर है। अब कुछ लोगों को लगता होगा नहीं सर मैं तो बहुत पीछे हूँ, अभी मेरे को तो लगता नहीं कि मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिसको लगता है कि मैं बाउंड्री क्रॉस करने पे या फिर बाउंड्री क्रॉस कर चुका हूँ? ऐसे हैं कुछ लोग? अरे कोई भी नहीं है साहब, क्या बात कर रहे हो यार? नो वन जिसको लगता है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार? 2 मंथ बाद एग्जाम पेपर है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि सर मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और डॉक्टर बनूंगा। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मेरा डॉक्टर बनना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि सर मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने अंदर बिल्ड कीजिए। बाकी तो देखो यार सब सब्जेक्ट है इजी रहते हैं। आपको पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ? सर कौन सा आपकी सब्जेक्ट वॉइस पढ़ने वाले ब्रेक हैं? हो रही है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है? एनीबॉडी एल्स जिसको लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही हो प्लीज बताएं। नहीं सर, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। बेटा अपना क्लियर आ रही इंटरनेट है। चेक कीजिए। बेटा थोड़ा तुम्हारे साइड इसका मतलब इंटरनेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज आई गेस बाकी लोगों को सही आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो कभी आपकी तरफ से हो जाता है तो आपको कभी मेरी आवाज नहीं, तो हो सकता है कभी मेरी तरफ से भी हो जाए, वैसे चांसेस उसके कम ही रहेंगे। ठीक है, बट हाँ इन 1.5 आवर की क्लास में अगर एक आध बार कभी ऐसा हो जाए तो बात अलग है। और अगर कहीं आपकी तरफ से हो रहा हो फ्लक्चुएशन तो भी आपको कभी कभी वॉइस ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अगर मैक्सिमम लोगों को मतलब ज्यादा लोगों को मेरी वॉइस ब्रेक होती हुई दिखे या मेरे बोर्ड में कभी भी क्लैरिटी में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाए, ब्लर हो जाए, तो आप मुझे वहीं पर टोक दें। ठीक है, तो उस टाइम अपन क्रॉस चेक कर लेंगे कि काफी लोगों को लग रहा है या फिर केवल और केवल एक अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब उस बंदे की तरफ नेट का इश्यू है। ज्यादा लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो उसका मतलब हो सकता है कि वो मेरी तरफ इश्यू है। ठीक है, तो आप मुझे बता दिया करें कि सर ये ब्लर हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोचा करें कि केवल मेरी तरफ हो रहा हो, आप मुझे बता दें तो बाकी लोगों से हम कंफर्म कर सकेंगे, ताकि अगर हमारी तरफ से कोई इश्यू आ रहा हो तो हम उसमें थोड़ा बहुत अगर एक आध मिनट आपको वेट भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर सबसे पहले आप लोग को ई काइट्स के बारे में पता है एवरीवन? यस सर। काइट्स के बारे में सबको पता है? यस सर। नहीं सर नहीं चलिए पता। हाँ नाम बताया करें प्लीज, बोलने जो भी आप क्वेश्चन बता रहे हो या आंसर बताएं प्लीज नाम जरूर बता दिया करें। सर ई काइट्स का मुझे नहीं पता। अरे मुझे का मतलब मुझे कौन है ये मैं शशांक आपसे सिंह बोल रहा सर, हूँ नाम। शशांक सिंह। शशांक आपको नहीं पता? एनीबॉडी एल्स? यस सर पार्थ, मुझे भी नहीं पता। चलिए आपने पहली क्लास अटेंड की थी? हाँ ई गाइड करके एक एप्लीकेशन है जो कि अपनी कैल्विन इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वहीं पे आपको टेस्ट वगैरह भी आपके जो भी होंगे प्रैक्टिस वगैरह वो वहाँ कंडक्ट होंगे। तो ई गाइड करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी इजीली। उसमें आप अपने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह हर सर इनको पहले देना पड़ रहा है या फिर वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे फर्स्ट टाइम, या आप कुछ अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं? सॉरी सर, क्या बोला आपने? सुना नहीं मैंने। ई गाइड्स पे ये लोग जाके अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहे हैं या फिर आप लोग अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं?
डायरेक्टली सर ये खुद कर सकते हैं? खुद कर देंगे, हाँ ठीक है, ठीक, वही कंफर्म करा था कि आप लोग ई काइट्स में जाके खुद को रजिस्टर करेंगे पहली बार में, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक मेल आ जाएगा और फिर आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप अपना लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको अपना जो भी है ये ध्यान रखिए, क्रैश कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा जब भी आप अपना वहां पे प्रोफाइल बना रहे होंगे, तो क्रैश कोर्स में आप मेडिकल है, 12th पास, ये 3 चीजें प्रॉपर डालिएगा तो आपको अपना रिस्पेक्टिव प्रॉपर आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। अगर आपने कोई और कोई डिटेल डाल दी तो हो सकता है कि आपको कुछ भी विजिबल ना हो या फिर गलत चीजें विजिबल होंगी तो भी वो आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। तो क्लासेस बहुत प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको वहां पे जो भी सब्जेक्ट वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी, हर लेक्चर के बाद आपको एटलीस्ट एक डीपीपी मिला करेगी, 15 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन का सेट हुआ करेगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप ऑनलाइन डेली बेसिस पे आप उनको सॉल्व करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी पीडीएफ फॉर्म में, जो आप रेफर करेंगे अपनी स्टडी करने के लिए। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है ना, हमारे पास अभी हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं होगी, तो आप उन सॉफ्ट कॉपीज की हेल्प से अपनी स्टडी करने वाले हैं। बाकी जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल है वहां पे, कुछ ऑलरेडी हम लोग ऐसे क्लासेस हमारी हो रही हैं, तो जैसे हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां पे रेफरेंस के लिए कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, सो दैट अगर आप लोगों से किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो आपको कोई थोड़ा बहुत तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए वो ये लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, तो उसमें आप समझ जाइए कि लाइव क्लासेस कैसी होती है, ठीक है। उसी तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, तो ये मत सोचिएगा कि यार आज क्लास अटेंड नहीं करते हैं, हम लाइव क्लासेस जो रिकॉर्ड हुई होगी वो देख लेंगे, उसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट से नहीं देख पाएंगे। वो तो जैसे एक बैकअप है कि अगर गलती से किसी रीजन से मिस हुआ है तो आप उसको रेफर कीजिएगा, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पता है उसमें आपको ज्यादा बहुत आपको देखिए नहीं, मैं सिर्फ उससे पढ़ लूंगा तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो क्लासेस मिस मत कीजिएगा। बाकी जो कुछ भी आपको टेस्ट वगैरह होगा वो आपको बता दिए जाया करेंगे और आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको 12th पास मेडिकल और क्रैश कोर्स सेलेक्ट करना है, जहां पे भी आपको डिटेल भरनी हो तो आपको रिस्पेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज, आप जब आप जाएंगे वहां पे मेन्यू में ऑनलाइन कोर्सेज करके आएगा और उस ऑनलाइन कोर्सेज में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहां पे डीपीपी मिल जाएंगी, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। तो आप जरूर उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। कोई भी इशू होगा तो आप एकेडमिक्स टीम जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, ठीक है। कोई एकेडमिक्स से जैसे हर्ष सर यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है, तो किसी ना किसी का आपका एकेडमिक्स का कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है विवेक सिंह राठौर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, राइट। मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं मुझे बस ये बता दीजिए किसको फिजिक्स इजी लगती है या अच्छी लगती है। एनीवन जो ये बोलता है नहीं मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है या इजी लगती है, एनीवन? नो वन? अच्छा, एनीवन जिसको लगता है नहीं सर फिजिक्स मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट है, एनीवन जिसको ऐसा लगता हो सबसे वीक है, सबसे खराब सब्जेक्ट है? हाँ जी, कोई बोला था? मी सर, सुशांत सिंह। वेरी गुड। दूसरा कोई और बच्चा है जिसकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कौन है वो? मेरे पास शायद आवाज नहीं पहुंची उसकी। एनीवन एल्स जिसको लगता है उसका फिजिक्स बहुत ही खराब सब्जेक्ट है, बहुत ही वीक सब्जेक्ट है? सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं यार, बाकी लोग क्या एकदम, अरे सबको बोलना आता है ना इस क्लास में, ये तो मैं क्लियर करा दो। हाँ सर हम सब बोल लेते हैं। हाँ सर मैं बोल लेता हूँ। अभी भी 1-2 बच्चे ही बोले हैं। यस सर बोल सकते हैं। हाँ, प्रथम, शिवम, यस सर। आस्था, यस सर। आनंद, हर्षित, नवनीत, पार्थ, प्रथम, ऋषि, ऋतु, ये सब Yes, लोग sir. प्लीज बोलते रहा करें यार, आप लोग ऐसे चुपचाप नहीं बैठे। ओके ओके सर। हाँ जी, मुझे पता तो चली कि यार मैं मुर्गों को पढ़ा रहा हूँ कि जिन लोगों को वैसे भी यार आजकल ऐसे लॉकडाउन में यार है ना, वही इसे बेटे घर वालों के चेहरे देख देख के आदमी वैसे ही बोर हो गया, कम से कम नई आवाजें ही सुन ले, ठीक है। तो प्लीज बोलते रहा करें। तो सबको पहले बता दूं यार, देखो फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। जब मैं 12th में था तो शायद मुझे भी बहुत टफ लगती होगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट जैसे ही मैंने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो यार रियलाइज है यार फिजिक्स बहुत बच्चों जैसी चीजें थी, फोकट में हम परेशान होते रहे, ठीक है। अगर आप फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ेंगे तो फिजिक्स बहुत इजी है। फिजिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने लगा है धीमे धीमे करके। बायो नो डाउट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है।
आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, जो मेहनत कर जाते हैं उनके फिजिक्स में 150 160 मार्क्स बड़े आराम से नीट में आने लगे हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आजकल आ रहा है। देखिए हम बात करते हैं कि हमारे बायो में मतलब बॉटनी जूलॉजी की अगर हम बात करें तो 150 160 प्लस आने चाहिए जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, यानी हमारे बायो की अगर हम बात करें ओवरऑल तो हम 300 प्लस लेके आते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा टारगेट करते हैं यार बायो में 300 प्लस तो लेके आना है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज, वैसे तो इक्वल नंबर नहीं आते क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं जूलॉजी और बॉटनी में, बट अगर हम बात करें यहाँ पे हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें आप जनरली देखोगे इक्वल अगर रहेंगे पोर्शन, बॉटनी और जूलॉजी के इक्वल क्वेश्चन होंगे, तो आप कह सकते हो कि 180 के दो पोर्शन में से 150 160 आपके दोनों इंडिविजुअल में आने चाहिए और आने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ फिजिक्स में भी 150 प्लस आने चाहिए। यस, फिजिक्स इतना इजी आता है आजकल, इतना कंसेप्चुअल आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं। हम फिजिक्स में शॉर्टकट ढूंढते हैं। सर शॉर्टकट बता दीजिए, मैक्सिमम लोग सर शॉर्टकट होगा कोई मेथड, जहां आप शॉर्टकट के पीछे पड़ गए मतलब वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। शॉर्टकट का जमाना चला गया। पहले 200 क्वेश्चन आया करते थे ऐसे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई में, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो भी पीएमटी हुआ करता था, एआईपीएमटी हुआ करता था पुराने टाइम पे, जब तब आप बोलते हो पहले ज्यादा क्वेश्चंस आया करते थे इनिशियल डेज में, एक घंटे में 200 क्वेश्चंस आया करते थे, तब शॉर्ट ट्रिक काम करती थी, तब वो फॉर्मूला रखो, वैल्यू निकालो और आंसर लेके आओ, ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे। आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आज की डेट में आपको फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन सिंपल होगा, फिर भी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो क्वेश्चन में कंसेप्ट चेक करता है और थोड़ा सा घुमा के पूछता है, हमेशा कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर कंसेप्ट आता होगा, फॉर्मूले के हर चीज के बारे में आपको एबीसीडी पता होगी, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट से सीखें, आप रटने की कोशिश नहीं करें। फिजिक्स में रटने के लिए बायो बहुत है, आप उसको रट लें, बिल्कुल मैं उसके लिए मना नहीं करता। क्यों फिजिक्स में अपना बर्डन और बढ़ाने रटने का? फिजिक्स को अगर आप समझेंगे तो आप बोलेंगे सर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट को समझेंगे, मैथ्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप लास्ट के 3 4 5 साल के क्वेश्चन उठा के और स्पेशली जब एमबीए कराने लगे लास्ट ईयर से, एकदम सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, तो पेपर बहुत इजी आएगा, इसलिए कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, हम बोल, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, हमारे पास बहुत छोटा टाइम होता है, तो हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो कवर करेंगे ही करेंगे जिनसे क्वेश्चन शॉर्ट आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारा फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स है क्या? सर फिजिक्स इज जस्ट स्टडी ऑफ नेचर। मैं कहता हूँ फिजिक्स इजी क्यों है? फिजिक्स इजी इसलिए है बिकॉज फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। जो कुछ आपके अराउंड हो रहा है बस उसी की तो स्टडी करना है। अरे भैया हमको पता है कि अगर मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह बॉल फेंकनी है, किसी एक को दूसरे को कैच देना, तो मुझे मालूम है मैं कितने एंगल से किस स्पीड से फेंकूंगा तो बॉल वहां पहुंच जाएगी। वी ऑल नो दैट, वी हैव टू स्टडी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बॉडी को धक्का लेके जाना है, खिसका के लेके जाना है, तो कितना फोर्स अप्लाई करूंगा मैं बॉडी को खिसका सकता हूं। वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हमको मालूम है कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और दूसरी ट्रेन हमारे बगल से स्लोली और मूव करती है, तो हमको वो रेस्ट, ऐसा होता है ना कि यार हमें पता लगता है कि हम रेस्ट पर हैं, हम मूविंग है कि वो मूविंग है, हम नहीं पता कर पाते जनरली। ये सब लॉज हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं या इनके बारे में हमें जानकारी होती है, बस हम इनको टेक्निकल लेवल पे, स्टडी लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके अराउंड हो रही हैं। अरे भैया लाइट के बारे में पढ़ना है यार, लाइट, ये लाइट जल रही है, ये पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, राइट? तो आपको मालूम है कि यार ये सब लाइट से चल रहा है, इन सब के बारे में हमको पता है, बस हमें इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। हमको सन दिख रहा होता है, सन से लाइट आ रही है, हमें उसके बारे में बात करनी है, जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स बोल देते हैं या लाइट बोल देते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। मिरर में इमेज बनती है, अरे हमको पता है यार मिरर में इमेज बनती है, मेरे इक्वल साइज की बनती है ना। जितना डिस्टेंस मेरा बढ़ता जाता है मिरर से, उतनी डिस्टेंस इमेज की, सारी चीजें आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, बस उनके बारे में हमने कभी ज्यादा सोचा नहीं है। वही अब सोचना है कि एग्जैक्टली उसको हमें आंसर करके देना है कि यार ऐसा होता है। हम अभी तक फील करते हैं, किसी बॉडी को आप यहाँ से छोड़ोगे तो नीचे गिरती है, गिरने दो, हमने कभी सोचा ही नहीं ना, हमें मालूम है गिरेगी। तो अब यही बताना है कि यार ये बॉडी नीचे ही गिरेगी और क्यों गिरेगी और कितनी स्पीड या एक्सेलरेशन से गिरेगी। अब हमें उसका मैथमेटिकल वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स बहुत इजी है अगर आप फिजिक्स कंसेप्चुअली जाएंगे, और हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 2 चीजें फिजिक्स में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और अगर वो चीजें आपने अच्छे से कर ली, अच्छे से अगर आती हैं, तो फिजिक्स आपका काफी हद तक इजी हो जाएगा। और जितने लोगों ने अभी तक बोला कि सर मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, या बाकी जिन्होंने नहीं भी बोला जिनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, मैं देखो 2 क्वेश्चन पूछूंगा,
आप खुद से आंसर दीजिएगा। कैलकुलस और वेक्टर्स में कितने लोगों को लगता है यार मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इन दो चीजों में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस में आता है और वेक्टर्स एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, कितने लोगों को लगता है कि मैं सर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इन दो टॉपिक में? एनीवन? यार कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, नहीं लगता है तो भी बोल सकते हैं आप, बट बोलिए जरूर। नहीं सर, नहीं लगता। नहीं सर, नहीं लगता। मतलब आप नहीं लगता सर। उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, इसका मतलब पता है क्या है? फिजिक्स इसीलिए आपको टफ लगती है। यही दो चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिए होते 11th में, मैं कहता हूँ आगे फिजिक्स तो वैसे इजी हो गई थी। हमें यही दो चैप्टर नहीं पढ़े होते, मैं कहता हूँ ये बेस है भाई। फिजिक्स में वेक्टर्स थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होते हैं, केवल 11th में ही नहीं 12th में भी यूज होता है। और अगर वेक्टर्स वीक हो गए तो यार आगे ज्यादा चैप्टर में फंसता रहूंगा। मुझे कैलकुलस में सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए भाई साहब, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, हमसे वही नहीं बनता। और हम बोलते सर मैथ्स नहीं है मेरे पास। अरे भैया, जिनके पास मैथ्स होती है, जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास मैथ्स नहीं ना इसलिए फिजिक्स टफ लगता है, ऐसे बहुत लोग के एक्सक्यूजेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स जिनके पास होता है, जो 11th क्लास में आए, 10 से आप भी 11th में गए होंगे, वो भी 11th में आए होंगे, अब उनके पास मैथ्स आया होगा। बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि मैथ्स आप यूज करने वाले हो 11th में, वो मैथ वाला बंदा 12th में पढ़ेगा। मतलब 11th में तो उसने भी नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ा, तो भाई क्या डिफरेंस कहां है? जो चीजें 11th से आपको यूज करनी थी, मैक्सिमम पोर्शन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का 11th में यूज होने वाला है, तो वो तो उसने 12th में पढ़ेगा जाके मैथ्स में। तो 11th में तो उसको भी नहीं आता, 11th में आपको भी नहीं आता, दोनों आप 10th क्लास से आए हो सेम मैथ्स पढ़ के। तो ये आपके दिमाग में बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमको इसलिए नहीं आता बिकॉज़ हमारे पास मैथ्स नहीं है। हमने कहा सर उतनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए नहीं जितनी मैथ्स में पढ़ाई जाती है। हमको बेसिक इंटीग्रेशन के 4 फार्मूले, डिफरेंशिएशन के 4 फार्मूले और 2-4 तरीके सर कैसे सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमने वो भी नहीं सीखे, क्योंकि हमें बोला गया ये मैथ्स है और हमने बोला मैथ्स से मेरे से नहीं बनती, आई डोंट लाइक मैथ्स। इफ यू डोंट लाइक मैथ्स, यू डोंट सॉल्व दोस क्वेश्चंस। वो 4 फार्मूले हम सीखेंगे नहीं, देन यू विल स्टार्ट नॉट लाइकिंग फिजिक्स, है ना? फिजिक्स नहीं पसंद आएगा तो फिर भाई साहब फिर डॉक्टर बनने के सपने छोड़ देंगे आप। कोई भी एक सब्जेक्ट वीक हो गया तो हमारा डॉक्टर बनने का सपना एकदम खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर कि सर फिजिक्स सब्जेक्ट से अगर आपको वाकई में प्यार करना है, मतलब आपको पसंद है, आना चाहिए फिजिक्स, तो 2 चीजें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के 4-5 फॉर्मूले जो होते हैं, x की पावर n, sin, cos, ये 3 फॉर्मूले मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में, e की पावर x, ठीक है? यही 3-4 फॉर्मूले आपको सीखने हैं बस, ठीक है? इधर आप बोलेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स बहुत अच्छे से सीखना है, वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आना है। अगर वेक्टर्स नहीं बनाना भाई साहब तो फिर फिजिक्स में दिक्कत देंगे। तो ये 2 टॉपिक अगर आपने अच्छे कर लिए, फिजिक्स आपका इजी हो जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। मेरे को इतनी गारंटी दे दो, नहीं सर आपने जो बोला ये चीजें मैं कर लूंगा, मैंने कहा फिर मेरी गारंटी है फिजिक्स आपको इजी लगेगी। तो भैया ये म्यूचुअल है, थोड़ा आप करोगे थोड़ा हम करेंगे, ठीक है? चलो खैर ये बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी हमेशा। आज हम बात करेंगे अपने जो पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर में से कितने क्वेश्चन जनरली आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहिए सर इस चैप्टर से जनरली कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बताता हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो है डायमेंशंस एंड एरर्स, ठीक है? जनरली जो क्वेश्चन उठा के देखोगे, ट्रेंड उठा के देखोगे पिछले 5 से 7 साल का, तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आया है डायमेंशन से। मतलब डायमेंशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। समटाइम्स क्वेश्चन कभी-कभी एरर से आ गया है, या फिर आप कहते हो मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे भी एक बार क्वेश्चन आ गया, आई थिंक 2019 में या 18, ठीक है? 2018 या 19 में, या किसी एक या 18 में आ गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। अदरवाइज आप उठा के देखिए जो ट्रेंड चला आ रहा है वो ट्रेंड ये है कि हमेशा क्वेश्चन डायमेंशन से आ रहा है। किससे आ रहा है? हमेशा क्वेश्चन डायमेंशन से आ रहा है। तो डायमेंशंस बहुत अच्छे से कर लो। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम आप उठा के देखोगे तो एक कभी कभार 2 से 2 क्वेश्चन आ गए हो तो बात अलग है, ठीक है? तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमको मिलने वाला है। छोटे से चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने जाए तो 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ क्रैश कोर्स में थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम लोगों को ये चैप्टर आता है, ठीक है? बट स्टिल आप बेफिक्र रहिए, जिसको नहीं भी आता है मैं उसको आपको सारे इफ एंड बट इसमें पढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी क्रैश कोर्स में जिसने पहली बार भी अगर वो टॉपिक पढ़ रहा हो तो भी उसको मैक्सिमम समझ में आए। तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये सोच के चलूंगा कि आपको इतना तो आना चाहिए,
ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको एकदम बेसिक से लेके एंड तक लेके जाऊं, हाँ, बट ज्यादा कवर कराने के लिए थोड़ा सा मैं स्पीड आप उम्मीद करूंगा, थोड़ी सी स्पीड को अगर आप मेंटेन करें, हाँ, उसमें भी अगर आपको लगे कि नहीं मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप मुझे टोक जरूर दें। मेरे कुछ ग्राउंड रूल सेट होते हैं हमेशा लेक्चर में, जहां डाउट है वहीं आप टोक दें, आगे लेके नहीं जाए। मेरे से कोई ये नहीं बोले सर फिर से बता दो, इसका मतलब आप सुनना नहीं चाहते, सीधा सा बात है, मैं यही मानता हूँ। अगर आपको डाउट आया कहीं पे तो आप वहीं रोको ना, सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया, फिर से बता दो का मतलब समझते हो कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक बता दो, इसका मतलब मैंने सुना ही नहीं, मैं आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपको फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ, ठीक है, मैं इस टाइप की डाउट बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता हूँ। आप स्पेसिफिक डाउट हुए सर ये वाले स्टेप में मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वहां 10 मिनट आप एक्स्ट्रा मुझसे ले लोगे ना समझने में, मैं दे दूंगा, जितना स्पेसिफिक आप होगे उतना ही मैं ज्यादा एंटरटेन करूंगा आपको, पहली चीज। दूसरा, आप मुझसे डाउट की, मैं थोड़ा सा संकी इंसान हूं, पहले बता दे रहा हूँ, कोई मुझसे बोलेगा सर ये क्वेश्चन नहीं बना इसका सोल्यूशन दे दो, शायद आपको सोल्यूशन मेरे से कभी नहीं मिलेगा। मेरा डाउट बनाने का तरीका अलग होता है और वही मैं चाहता हूं कि बच्चा अपनाए, बिकॉज़ फिजिक्स में सही तरीके से डाउट सॉल्व करने का तरीका वही है। अभी तक हमें फिजिक्स पता है क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमें डाउट सॉल्व करने का तरीका ही नहीं आता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमसे नहीं बना रहे यार, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, काम करते हैं मास्टर को जाके दे देंगे, मास्टर हमको सॉल्व करके दे देगा। भाई साहब, हर क्वेश्चन का जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसका सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है, आपको अगर सॉल्यूशन ही मुझे देना होता, जो भी आपको डीपीपी मैं दूंगा या जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रिंट आउट करके या आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देता, अगर मुझे उस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से कोई फायदा होता तो। ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो नहीं, हर जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बट द थिंग इज, उस सॉल्यूशन से आपका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं उलझोगे, आप क्या गलती कर रहे हो ये खुद नहीं सीखोगे, अपनी गलतियां कम नहीं करोगे। आप सोचो सॉल्यूशन देख के सारी चीज समझ में आ जाएगी तो आई एम सॉरी, आप सेम क्वेश्चन मैं महीने भर बाद पूछूंगा तो आपसे फिर नहीं बनेगा, बिकॉज आपने सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया था, आपने खुद अपने एफर्ट नहीं डाले थे। तो मुझसे जब भी डाउट पूछेंगे, आप जैसे भी पूछें, आप पूछे सर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, मुझे एक तो ये बता दो सर इस क्वेश्चन में गलती क्या है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या फिर सर मुझे ये वाला पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया, ये कैसे कर रहा हूँ। आप मुझसे ऐसे करके पूरे डीपीपी के 10 क्वेश्चन पूछ लोगे, मैं आपके पूरे डिस्कस करा दूंगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे दो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये मैं आप कह सकते हो कि सर ये मेरा तरीका है, या फिर मैं थोड़ा संकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे मालूम है फिजिक्स सीखना है तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, तो ही आपके फायदे का है। वरना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना होता तो फिर भाई मैं सॉल्यूशन उठा के आपको पीडीएफ पर रख देता, सर ये डीपीपी है, ये इसके सॉल्यूशन से लो, देख लो, कर लो सॉल्व। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आपको डाउट्स कैसे पूछने हैं, मुझे हर जगह वहीं टोक देना है, पूरी क्लास के एंड का वेट नहीं करना कि नहीं सर पूरा बोर्ड भर जाएगा तब मैं पूछूंगा डाउट, ठीक है। जो चीज निकल जाती है उस पर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैंने कहा मान लो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। जब इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना होता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हैं तो आप बोलते हैं उसमें आपको दो चीज देनी होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने बोला सर इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसकी वैल्यू क्या दे रहे हो, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एंड यू इज द यूनिट जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर ये तो 0.1 मीटर है, कितनी है 0.1 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 0.1 और यूनिट क्या हो गई मीटर। क्या इसकी लेंथ चेंज हो गई, नहीं सर मैंने सिस्टम चेंज कर लिया। इसकी लेंथ चेंज नहीं हो गई, मैंने क्या चेंज कर लिया, सिस्टम चेंज कर लिया। बेटा प्रांशु, प्रांशु को स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, क्यों भाई साहब, कौन है भाई प्रांशु, प्रांशु भारद्वाज। यस सर, अब विजिबल है। क्या प्रॉब्लम हो रही है सर, अब शो हो रही है, स्क्रीन पहले शो नहीं हो रही थी। चलो अच्छी बात है। क्या बोल रहा था, हाँ, तो एक बात समझ जाइएगा कि जब भी कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट देते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी यूनिट होती है। ये आप कभी भी यूनिट मत मिस करना है, ऐसा मत बोलना सर इसकी लेंथ कितनी है 10, अगर आपने केवल इतना बोल दिया आप सामने वाला क्या समझेगा, सर 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 मिलीमीटर, कुछ भी समझ सकता है ना, जब तक कि आप उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे। तो इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, बिना यूनिट से कभी भी आंसर दीजिएगा मत मुझे।
चलिए, मैंने कहा सर हुआ क्या, पुराने टाइम में बहुत सारे सिस्टम चलते थे, फुट, पाउंड, बीटा, यार्ड, एकड़, ऐसे चलते थे, है ना, जो कि हर जगह के अपने खुद के रूल सेट होते थे। मैंने कहा मेरे यहाँ के राजा का 1 फुट की जो लेंथ होती है उसको मैं 1 फुट बोल दूंगा। मैं यहाँ से 4 फुट कपड़ा लेके गया दूसरी कंट्री में, वहां का राजा बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा सा तगड़ा था, उसके फुट की लंबाई बड़ा लंबी थी, मेरा 4 मीटर कपड़ा वहां 2 मीटर ही निकला, ठीक है, तो मुझे तो लॉस हो गया ना। तो ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। मैंने बोला एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाएंगे, उसको बोला गया एसआई सिस्टम, और उस सिस्टम में हमने कुछ डिफाइन कर ली यूनिट्स, और हम उन्हीं सिस्टम को, उन्हीं यूनिट्स को हम ग्लोबली एक्सेप्ट करके चलने लगे। इस सिस्टम में क्वांटिटीज को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरों को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या बोला गया, आप बोलते हो कि सर ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारी मेन बेस है, सिस्टम का बेस है, राइट। जबकि ये वाली जो क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, आप बोलोगे कि सर योगिता सिंह, अरे मुंह से बोला करो यार, टाइप मत किया करो यार, मैं बार बार मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, आप मुंह से बोला करो। स्क्रीन अगर क्लियर नहीं है, क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है लोगों को? नहीं सर, हल्की ब्लर्ड है। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। मैक्सिमम लोगों को क्लियर दिख रही है? अगर ठीक है सर, अब ठीक है। भाई साहब टाइप मत किया करो यार, मैं बार बार जाके मोबाइल स्क्रीन नहीं चेक कर पाऊंगा यार, समझा करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों के चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, आप मुझे डायरेक्टली बोला कीजिए। चलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल के टर्म्स में डिफाइन होगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैंने कहा सर फंडामेंटल कितनी, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोला गया। लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हर एक की यूनिट को एसआई यूनिट बोला गया, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट बोला गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, मीटर, टाइम की कौन सी होती है, सेकेंड, मास की कौन सी होती है, केजी, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, कैपिटल लेटर नोट करते हैं, टेम्परेचर की कौन सी होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं होती, ध्यान रखें। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। पहले के जमाने में कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ करते थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तीनों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये एमकेएस हो गया, ये सीजीएस हो गया, ये एफपीएस। जहां पे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें उसको हम बोलते थे एमकेएस सिस्टम। जहां पे लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे उसको बोलते थे सीजीएस सिस्टम। और जिसमें फुट, पाउंड एंड सेकंड, लेंथ को फुट में, पाउंड, मास के लिए और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे उस सिस्टम को बोलते थे एफपीएस। हर जगह के अपने अलग अलग सिस्टम होते थे, तो हमने बोला कि सर हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जिसको बोल दिया एसआई, जो किस पे बेस्ड है, एमके सिस्टम को उसका अपना रेफरेंस बनाया। देखिए लेंथ के लिए उसने मीटर यूज किया, टाइम के लिए उसने सेकंड यूज किया, मास के लिए उसने केजी यूज किया, बाकी कुछ और क्वांटिटीज उसने ऐड की और उसकी अपनी अपनी यूनिट बना दी, जिनको हमने बोलता है फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो बेस यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन होंगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। केवल ये 7 क्वांटिटीज हैं जो किसी और के टर्म में डिफाइन हम नहीं करते, ठीक है। तो मैंने कहा सर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस क्या हो गई लेंथ, टाइम क्या हो गया टाइम। तो आप बोलोगे इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस की होती है मीटर अपॉन टाइम, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम बात करें वेलोसिटी, सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ और टाइम क्या होता है टाइम होता है ना। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, जहां पे भी समझ में आ भाई वही रोक देना, ये बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, ये सब आपको आती है। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लो, एक्सेलरेशन ए, ये क्या होता है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम क्या हो गया टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स की बात कर लें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की होती है केजी और एक्सेलरेशन की ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे आप कितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज उठा लो जो कि बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन होती हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट हम निकाल सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला पता हो। तो ऐसी कई सारी होंगी, आपको कई जगह पे जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इतनी सारी क्वांटिटीज मिलेंगी जो कि आप 11th वाले पोर्शन में या 12th वाले पोर्शन में पढ़ते हो। मैं कहता हूं आप बिल्कुल परेशान नहीं हो उन क्वांटिटीज को लेके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उन क्वांटिटीज के बारे में आप जानते जाओगे तो उन क्वांटिटीज की यूनिट्स आप निकालते जाओगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ बायनेंसी, सरफेस टेंशन, ऐसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे जो आप आगे जाके पढ़ोगे तब आपको उनका फॉर्मूला पता चल जाएगा, तब आप उनकी यूनिट्स निकाल सकते हो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई रटी हुई नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड होती है जिनको आपको याद हो जाती है यार, स्पीड मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे क्या करोगे इसमें डिस्प्लेसमेंट का और मल्टीप्लाई कर दो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया निकाल पाएंगे, एरिया लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ क्यूब मतलब मीटर क्यूब। तो ये सारी यूनिट्स आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने एक और थर्ड टाइप का एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जिनको आप फंडामेंटल में या फिर आप इनको डिराइव में किसी में भी इसमें कैटेगरी में नहीं रख पाते, उनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऐसी दो क्वांटिटीज हैं, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, दो लाइन के बीच के एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। मैंने कहा मान लो कि सर ये दो लाइनें किसी ऐसे सर्कल, ऐसे दो सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल आप बोल सकते हो कि सर्कल के पार्ट है। तो आप बोलोगे ये दो लाइनें किसके बराबर हो जाएंगे उनके, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस के बराबर हो जाएंगी, और ये इनके बीच का आर्क है, तो ये आर्क हो गया। तो जो प्लेन एंगल थीटा डिफाइन होता है दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे डिफाइन होता है। ये जो प्लेन एंगल है दैट इज बेसिकली दिस आर्क लेंथ, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो आर्क है उसकी लेंथ अपॉन रेडियस, राइट। तो आप बोलोगे ये जो एंगल थीटा है ये ऐसे डिफाइन होगा। अब लेंथ भी, आर्क लेंथ भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाती है। तो इसकी यूनिट को हम ऐसे नहीं कहते, इसका जो यूनिट का जो ऐसा यूनिट का नाम दे रखा है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसका नाम है रेडियन, ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखें, एंगल की ऐसा यूनिट डिग्री नहीं है, रेडियन है, रेडियन। आगे से आदत डालिएगा रेडियन यूज करने का, डिग्री विग्री सब भूल जाइए आप। अब आप बोलेंगे सर रेडियन का और डिग्री का रिलेशन क्या होता है, तो मैंने कहा सर रेडियन और डिग्री देखिए, जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है, आप बोलते हो 360 डिग्री, ये तो आपको पता है ना। मैंने कहा रेडियन में वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यार आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, समझ में आ रहा है यार, ऐसी बस मुंह दर्शक बने बैठे हो तो समझ आ रहा है। समझ आ रहा है।
हाँ हाँ प्लीज, नहीं आ रहा तो टोक करना यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोले जा रहा हूँ यार, पता नहीं। ओके सर। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पाई रेडियन किसके बराबर होगा? सर पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? सही, 2 इधर जाएगा तो बोलोगे 180 डिग्री। ये रिलेशन आप याद रखोगे तो आप किसी का भी एंगल निकाल सकते हो या रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे यहाँ से 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? 1 रेडियन हो गया 180 डिग्री बाय पाई। आप बोलोगे सर 1 डिग्री निकालना हो तो 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो गई? सर पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो देखो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बाय 2 रेडियन। 180 डिग्री बाय 3 कितना होता है? तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो ऐसे पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। तो अब ये आपको रिलेशन याद होने चाहिए कि सर क्या रिलेशन होता है। पाई बाय 2 बोलूंगा मैं हमेशा, मैं बोलूंगा पाई बाय 2 रेडियन, तो आपको पता चलना चाहिए मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ। जब मैं पाई बाय 4 बोलूंगा तो समझ जाना मैं 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ। तो मैं पाई बाय 3 बोलूंगा तो समझ जाइए 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें आप काफी कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये तो भाई एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे है। एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, विजिबल है ना ये पोर्शन? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ये डेफिनेशन लिखनी है। आपने बोला जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। देखिए ये 2 लाइनों के बीच में एंगल था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जैसे तरबूज है, तरबूज में क्या करते हैं, एक पीस को ऐसे कट करते हैं और इस पीस को पूरा ऐसे करके निकालेंगे। एक सॉलिड ऐसा पीस निकलता है, ऐसे कोनिकल शेप का ऐसे निकलेगा, है ना। एक स्क्वायर पीस अगर आपने कट करके निकाला तो ऐसे एक कोनिकल शेप जैसा कुछ शेप बनता है, ठीक है। तो वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर मैं इसको फिगर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये स्क्वायर पीस है, ये एक स्क्वायर पीस है और ये ऐसा कोन जैसा शेप बनाता है ना। तो ये जो सेंटर पे आप बोलोगे ऐसे सर्कुलर, ये एंगल जो बनेगा ये 3D में बनेगा, ध्यान रखेंगे। एक स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस आप बोलते हैं इस तरीके से, ये कोन बनाएगा तो जो एंगल बनेगा वो 3D एंगल बनेगा, ऐसे सर्कुलर बनेगा। तो आपने बोला मान लो ये एरिया है, कितना एरिया, और ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? रेडियस। इस एरिया को सेंटर से जब ज्वाइन करोगे तो कितना होगा? रेडियस। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड एंगल का साइन ये होता है और इसको हम डिफाइन करते हैं एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, गलती से भी इसको स्क्वायर को भूल नहीं जाए, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन होता है हमारा। रेयरली कभी यूज होगा ये, फिर भी यूज होता रहेगा, ये हार्डली आप कभी यूज करने वाले हो। फिर भी इसकी थोड़ी सी आपको ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? जैसे इसकी यूनिट होती है रेडियन, ऐसे इसकी यूनिट होती है स्क्वायर रेडियन। रेडियन आप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर रेडियन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ की कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल ऐसी 7 क्वांटिटीज है जो कि किसी और के टर्म्स में हम यूजुअली डिफाइन नहीं करते। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के टर्म में डिराइव करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं। देखो स्पीड को, वेलोसिटी को, फोर्स को, ऐसे हजारों क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड है। और 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ना फंडामेंटल की काउंट में आती है ना डिराइव्ड, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उसमें हमारे मतलब का ये प्लेन एंगल है, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। बाकी लोगों को स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या? सर यस सर, बहुत ज्यादा ब्लर है स्क्रीन अभी। हर सर सर जब आप नोट डाउन करते हैं ना, बीच में आता है कैमरे के बीच में, तब ब्लर होती है।
अदरवाइज क्लियर हो जाती है। अभी क्लियर है ना? सर अभी नहीं है। अरसल अभी कैसी दिख अभी रही तो है? नहीं है सर, अभी नहीं है, ब्लर है सर थोड़ा। एक ऑटो सेकेंड। फोकस होता है मे बी। इंटरनेट इशू होगा सर कहीं। हाँ अब तो ठीक है सही है सर। मेरे को। अभी क्लियर है? नहीं सर। नहीं सर। मैं तो नेट की स्पीड में क्या रही है सर? बताना जब क्लियर हो जाए, मे भी थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाए। क्लियर है सर अब। चलिए हम आगे लिखते हैं, जब जब ब्लर हो तो उसको वहीं पे टोक देना, ठीक है? ठीक है सर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायमेंशंस आपको ये बताता है कि सर किसी भी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं और उनकी कौन कौन सी पावर प्रेजेंट है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं और उनकी कौन कौन सी पावर प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कहा एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा चलो देखें, स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, आप बोलते हो स्पीड की डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन लिखने का तरीका ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, आप बोलोगे स्पीड, स्पीड आपको याद है क्या था उसमें? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर कैसी है? -1 है। इसमें लेंथ की पावर कैसी है? 1 और टाइम की पावर कैसी है? -1। तो इसकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे? मास की कोई पावर नहीं है, मतलब m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। क्लियर है बात? आप बोलते हैं कि सर बाकी 7, आप फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी? 7 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 ही लिख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम 3 ही यूज करते हैं, बाकी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। अगर बाकी प्रेजेंट होगी तो यहाँ लिखते जाएंगे, बाकी अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो उसका मतलब उसकी पावर 0 है। उसकी पावर 0 है मतलब आप उसको 1 करके उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैं कहा देखो अगर ये मास की पावर 0 थी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, Ld-1, क्योंकि मास की पावर यहाँ कितनी थी? 0। तो ये भी करेक्ट मेथड है और ये भी करेक्ट मेथड है, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, हम इसको स्टैंडर्डली 3 तो रखते ही रखते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? लेंथ की पावर 1 प्रेजेंट है और t की पावर -1, मतलब इसमें क्वांटिटी में टाइम का है, नीचे है डिनोमिनेटर में, से टाइम की पावर कैसी हो गई? -1। ठीक है, ऐसे ही आप बोलोगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करो, सर वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट कैसी होती थी? मीटर पर सेकंड। तो यार इसकी डायमेंशन भी कैसी होंगी? सेम ही होंगी। तो ये डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। ध्यान रखिए, डायमेंशन में आपको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता, वो ये बताता है ये क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज प्रेजेंट है। मैंने कहा देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है जरा बताओगे? आप बोलते हो कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ऊपर तो वेलोसिटी है, नीचे क्या है? टाइम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी की डायमेंशन
सर आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। गलती से म्यूट म्यूट मत खेलो यार, जबरदस्ती एक दूसरे को म्यूट कर देते हो। मास्टर को तो कम से कम म्यूट मत करो। ध्यान रखें भाई, ये हर क्लास में ये प्रॉब्लम आती है। अगर नोटिस में आ गया, यहाँ पे एकेडमिक्स वाले सर यहाँ पे किसी को नोटिस करते रहते हैं, अगर किसी और ने अगर टीचर को म्यूट कर दिया तो बिना बताए उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो गलती से भी ऐसी गलतियां ना करें। मैं कहता हूं देखो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हो गया, तो ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गया, नीचे क्या हो गया, टाइम की डायमेंशन हो गया, t⁻1। अब ये ऊपर जाएगा तो आप क्या लिखोगे, m0 l⁻1 t⁻−1। ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, t⁻−1 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 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा m0 l⁻1 t⁻−2। ये हो गई इसकी डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन हो गई, एक्सेलरेशन की। मैंने कहा फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे, फोर्स की डायमेंशन लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, मास, मास की डायमेंशन होगी m⁻1। एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m0 l1 t⁻−2। ऐड करो x की पावर m प्लस, याद है ना, x की पावर m प्लस x इंटू x की पावर n क्या होता था, x की पावर m प्लस n। अरे तो सब पता है यार, सबको बेसिक मैथ्स तो आती है ना। यस सर, यस सर। तो देखिए m की पावर 1 इंटू m की पावर 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, m की पावर 1 प्लस 0 दैट इज 1, और बाकी तो क्या है, यहाँ पे l की पावर 0 है, t की पावर 0 है, लिखा नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको m इंटू l इंटू t की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है इन डायमेंशंस को निकालने में, या डायमेंशंस क्या है ये समझ में आ गई। यस सर। यस सर। निकाल पाएंगे किसी भी, अगर आपको क्वांटिटी पता हो और उसका फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी ही नहीं पता होगा, डायमेंशन तो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको उनकी डायमेंशन निकालना आनी चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जैसे स्पीड हो गया lt-1, वेलोसिटी हो गया lt-1, एक्सेलरेशन हो गया lt-2, फोर्स हो गया mlt-2। ऐसे वर्क निकालोगे तो आएगा ml²t-2, है ना। प्रेशर निकालोगे तो ml-1 t-2। ये मैंने रटी नहीं है, ये मैंने इतने बार सॉल्व किए हैं कि मुझे याद हो गई और आपको भी याद हो जाती है। रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपसे डायमेंशन निकल के आएंगी। तो रटेंगे कुछ भी नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकालनी है ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गई बेसिक बात है, ये डायमेंशन होती क्या है। अब बात करते हैं डायमेंशन का यूज कैसे है, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर कोई मुझसे पूछेगा इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसे ही आप भी अपने नोट्स में लिख लिएगा जैसे मैं आपको बोलने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है हाथी में हाथी और घोड़े में घोड़ा ऐड करना है, दैट्स इट। आप क्या कहोगे सर, 2 ऑरेंजेस और 2 एप्पल मिला के क्या 4 ऑरेंज बोल पाओगे या 4 एप्पल बोल पाओगे, नहीं। तो आपको बस यही करना है कि ऐसे ही हाथी में हाथी को ही ऐड करना, घोड़े को घोड़े में ऐड करना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका स्टेटमेंट आप लिख लो चाहो तो, मैं आपको बोल रहा हूं। ओनली ऐसे लिख लो, two physical quantities having same dimensions can be added, subtracted or equated only. वहां से फिर से लेना, फिर से स्टेटमेंट सुनना, बीच में शायद एक ओनली वर्ड वहां पर लिखो तो ज्यादा बेटर है। Two physical quantities having same dimensions only, वहां पे only लगा लेना, अगर नहीं लगाया तो can be added, subtracted or
इक्वेटेड। इसका मतलब क्या है, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप इनको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या इक्वल के दोनों साइड लिख रहे हो, तो तभी ऐसा कर सकते हो जब दोनों सेम क्वांटिटी वाले हों या सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज हों, जिनकी डायमेंशंस कैसी हो, सेम हो। क्वांटिटी सेम होने की कोई गारंटी नहीं है, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम है, आप ऐड कर सकते हो। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी एडेड इन योर इक्वेशंस। ठीक है, मैंने इससे एग्जांपल देखते हैं जरा। सपोज दैट आपको बोला गया है x इज इक्वल टू a प्लस b। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसे लिखी हुई है, इसका रिलेशन लिखा है x इज इक्वल टू a प्लस b। अब जरा देखो इससे क्या मतलब हो रहा है कि सर a और b की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। a और b की डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बिकॉज़ a और b आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, सर x की डायमेंशन और a प्लस b की डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, सेम, क्योंकि x किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है, तो इनकी डायमेंशन भी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जरा देखो जब दो ऑरेंज को दो ऑरेंज से ऐड करते हो तो क्या मिलता है, दो ऑरेंज मिलते हैं ना। तो अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगी, सेम क्वांटिटी। टू ऑरेंजेस प्लस टू ऑरेंजेस विल गिव यू ऑरेंजेस ओनली। तो कभी भी दो क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी, या दो क्वांटिटी को आप डिफरेंस कर रहे हो तो भी आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे a प्लस बी की बात करोगे तो a प्लस बी का भी डायमेंशन किसके बराबर आएगा, या तो a के बराबर बोल दो या b के बराबर बोल दो, एक ही बात है। बिकॉज a और b सेम सिमिलर क्वांटिटीज है ना, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज तो है, तभी तो आप उनको ऐड कर रहे हो। तो आप बोलोगे रिजल्ट में ऐसे तो करोगे ना, टू ऑरेंजेस प्लस ऑरेंज इक्वल टू ऑरेंज स्क्वायर नहीं मिलता ना उनको क्या मिलता है, ऑरेंज ही मिलता है। तो इसलिए a प्लस b की डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, या तो a के बराबर बोल दो या b के बराबर। ठीक है, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि x की डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, a के बराबर या b के बराबर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम डायमेंशन की नहीं होती, ये वाले रिलेशन नहीं होते, तो ये सारी इक्वेशन आप कभी लिख नहीं पाते। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम हमें सेम डायमेंशन की होना जरूरी नहीं है, केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेट करने में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सपोज दैट x इज इक्वल टू लिखा है ab प्लस c। आपने बोला अगर ये करेक्ट रिलेशन है, कैसा ये एक करेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ab की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू c की डायमेंशन। ab जो क्वांटिटी है वो c में ऐड हो रही है, डायरेक्टली a ऐड नहीं हो रहा है या डायरेक्टली b ऐड नहीं हो रहा है, तो a की क्वांटिटी c के बराबर नहीं होगी। ab कंबाइंड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि x की डायमेंशन किसके बराबर होगी, सर आप बोलोगे ab प्लस c के बराबर होगी, या फिर आप बोल सकते हो c के बराबर होगी, या फिर आप बोल सकते हो ab के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। एनी डाउट? चलिए, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, बस हमें अब यही यूज करना है अच्छे से, और इसकी हम 3 एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ें। इसकी पहली एप्लीकेशन हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब आपको एक चीज पता है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि सर
1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है सर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, बट 1 न्यूटन को उसकी अच्छा 1 मीटर क्या है एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है सीजीएस यूनिट है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो आप बोल रहे हो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज हमको सीखनी होती है, ठीक है। तो मैंने कहा सर उसमें क्या फंडा अपनाते हैं, जरा देखो उसमें हम अपनाते हैं, देखो अगर कोई क्वांटिटी है आपने उसको एक सिस्टम में मेजर किया है, आपने बोला उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई n1 और यूनिट थी u1। अगर आप दूसरे सिस्टम में मेजर करोगे तो आप बोलोगे n2 u2 लिखोगे। मैंने कहा मान लो यहाँ पे लिखा था मैंने 100 सेंटीमीटर, आप किसी की लेंथ को 100 सेंटीमीटर बोलो या फिर 1 मीटर बोलो, एक ही बात है, लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी। तो अगर एक सिस्टम की यूनिट में लिखा हुआ है तो दूसरे सिस्टम में लिखा हुआ है तो आप बोले दोनों क्वांटिटी अगर सेम है तो आप उनको ऐसे इक्वेट कर सकते हो। इससे एक चीज समझ में आ गया कि अगर मैं n1 by n2 का रेशियो लूं तो दैट विल बी इक्वल टू u2 by u1 का रेशियो। इसका मतलब क्या है कि सर अगर ये यूनिट बड़ी है, अगर मान लो u2 बड़ी है तो n1 बड़ा होगा, u1 बड़ा है तो n2 बड़ा होगा। इसका मतलब n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपके सिस्टम की अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u का मतलब क्या हुआ कि आपकी ये यूनिट बड़ी है ना, मीटर इज बिगर देन सेंटीमीटर, तो देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आ रही है, इससे छोटी आ रही है। तो जैसे जैसे जितना बड़ा सिस्टम आप लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, इसका यही फंडा है। और आप बोलोगे अगर आपने एक सिस्टम में मेजर किया है या दूसरे सिस्टम में मेजर किया है, दोनों चीजें रिप्रेजेंट तो एक ही क्वांटिटी को कर रही हैं, तो आप दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे स्टेप मैं फॉलो करता हूं एग्जैक्टली अगर आप वैसे ही करेंगे कभी भी गलती नहीं होगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन is equal to x time we have to find the value of x। अब देखिए न्यूटन क्या है सर, न्यूटन होती है फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और डायन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट को हम बोलते हैं डायन। अब एसआई यूनिट तो ऑलरेडी हमने निकाली थी, ठीक है। तो आपने बोला कि यार इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, जैसे ये इसकी सीजीएस यूनिट थी, ये इसकी एसआई यूनिट थी, तो रिलेशन हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ऐसे मुझे बताना है 1 न्यूटन। बाकी लोगों को स्क्रीन सही दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। बेटा इसका मतलब इस बात आपके यहाँ से इशू होगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, शायद आपके नेटवर्क में इशू हो। बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है इसका मतलब, कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। नेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, आप मेरी बातों को ध्यान करोगे तो आपको सारी चीजें विजिबल होंगी भी यार। कुछ चीजें ब्लर भी हो जाएंगी तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, हर चीज को मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ यार, थोड़ा एफर्ट डालें है ना। चलिए मैंने कहा सर 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज देखते हैं। मैंने कहा देखो इनको आप प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लो। न्यूटन की अगर आपको यूनिट पता हो, आपने बोला था फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से जो यूनिट निकल के आई थी मास की हुई थी केजी और एक्सेलरेशन की थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो s की पावर -2। तो मुझे मालूम है ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसी को हमने न्यूटन बोल दिया है। तो मैंने कहा वापस लिख लो, मैंने कहा 1 की जगह पे 1 लिख दो, न्यूटन की जगह पे क्या लिख दो आप, किलोग्राम मीटर और s की पावर -2, ठीक है। मैंने कहा अगर ये सीरीज यूनिट है तो डायन को भी आप कैसे लिख सकते हो, किलोग्राम की जगह पे ग्राम होगा, वहां पे ग्राम की पावर 1 क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 1 होगी, टाइम की पावर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी टाइम की पावर कितनी होगी, -2 होगी। तो ये सीरीज यूनिट में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा ये दोनों इक्वल करना है, तो मैंने एक काम करो x को रखो एक साइड, ये सारी चीजों को इसके नीचे लिख दो। ये वाली चीजों को जब आप इसके नीचे लिखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 तो एज इट इज आएगा किलोग्राम डिवाइड बाय ग्राम। ये स्टेप सीख लेना, आपको हमेशा ऐसे ही करने जैसे मैं लिख रहा हूँ। मीटर के नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा तो मीटर बाय सेंटीमीटर होल पावर 1, सेकंड के नीचे सेकंड आ जाएगा होल पावर -2। अब आप क्या बोलोगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और सेकंड को सेकंड, ये तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 इंटू किलोग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम होल पावर 1, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर,
अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 1। सेकंड तो सेकंड ही होता है, तो ये सेकंड से सेकंड। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो जो वैल्यू आई एक्स की वो क्या आ रही है देखो, 1 into 10 की पावर 3 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 2, और यहाँ पे 1 की पावर -2 मतलब 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5। मतलब आप लिख सकते हो 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10 की पावर 5 डायन के बराबर है। समझ में आ रहा है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी सीडीएस यूनिट है, और इनके बीच का रिलेशन हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आपको हमेशा ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अब आप जरा देखिएगा, जिसने ये यूनिट नाम दी होगी बड़ा सोच समझ के दी होगी। न्यूटन अंकल से बहुत परेशान होगा, जैसा कि हम परेशान हैं। न्यूटन अंकल हमको उल्टी सीधी फिजिक्स इतनी सारी पढ़ा के चले गए, अब हमको पढ़नी पड़ रही है। तो उसने क्या, जिसने भी ये यूनिट बनाई होगी, सीरीज का नाम रखा होगा, उसने क्या बोला, सर 1 न्यूटन कितने के बराबर है, सर ये 10 की पावर 5 डायन के बराबर है। 10 की पावर 5 तो मतलब होता है 1 लाख, राइट? तो आप बोलोगे 1 न्यूटन अकेले अंकल जी, न्यूटन अंकल 1 लाख डायनों के बराबर होते हैं भाई साहब। उसके लिए इतनी बड़ी चीज होगी, इसलिए उसने ऐसा नाम रखा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने कहा सिमिलरली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप करके खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। मैंने कहा 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग होता है। जूल वर्क या एनर्जी की ऐसा यूनिट को बोलते हैं, वर्क की या एनर्जी की ऐसा यूनिट को बोलते हैं, और ये उसी की सीडीएस यूनिट है। जैसे मैंने कन्वर्ट किया एग्जैक्टली आप वैसे ही कन्वर्ट करोगे, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जूल वर्क की या एनर्जी की एक ही यूनिट होती है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट्स एक सी होती हैं, ऐसे ही वर्क की एनर्जी की एक जैसी यूनिट्स होती हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही उसकी सीडीएस यूनिट है। आपको x की वैल्यू बताना है कि सर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो ये चीज आपको बतानी है। मैंने कहा ये तो हो गया सिस्टम सिंपल सा, ठीक है। मैंने इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, टू चेक वैलिडिटी ऑफ रिलेशन। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ रिलेशन। इसमें एक आप चीज चाहो तो अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख सकते हो कि अगर कोई फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन होगा, अगर कोई भी एक फिजिक्स का करेक्ट, लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में, बोले दे रहा हूं एक बार। A correct physical relation, a correct physical relation must be dimensionally correct as well. Must be dimensionally correct as well. क्या कहने का मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये एक करेक्ट रिलेशन है फिजिक्स का, ठीक है। अगर ये एक करेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब ये डायमेंशन का जो फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये उसको फॉलो कर रहा होगा फॉर श्योर, तभी ये करेक्ट रिलेशन हो सकता है, नहीं तो ये रिलेशन हो ही नहीं सकता करेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा जरा चेक कर लेते हैं होमोजेनिटी के हिसाब से। आपने बोला होमोजेनिटी के हिसाब से, देखिए ये चीज होनी चाहिए, s की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू ut की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन, क्योंकि ut और हाफ at स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और आप बोलते हो इन दोनों के सम की डायमेंशन या इंडिविजुअली इन क्वांटिटीज की डायमेंशन s के बराबर भी होनी चाहिए। ऐसा कंपलसरी है, तभी ये फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन होगा, नहीं तो होता ही नहीं है रिलेशन करेक्ट। मैं क्या चेक कर लेते हैं, s क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मतलब कितने होंगे, l की पावर 1। ut की बात कर लो, ut क्या है सर, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम है। वेलोसिटी की डायमेंशन होता है l की पावर t की पावर -1, और t क्या है, टाइम है, तो आप बोलोगे इनटू t की पावर 1। सॉल्व करोगे तो r भी है सर l। हाफ at स्क्वायर की बात करूं, हाफ एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन डायमेंशनलेस होता है तो उसको हम बोलते हैं 1,
ठीक है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सब की पावर 0 मतलब 1। तो ये डायमेंशनलेस है, इससे मुझे कोई रूल नहीं है। a एक्सेलरेशन है और t स्क्वायर, तो a की होगी lt-2 और t स्क्वायर मतलब कितना हो गया, t की पावर 2। सॉल्व करोगे तो ये भी डायमेंशन किसके बराबर आ रही है, l के बराबर। क्या ये तीनों आपस में बराबर आ रही हैं? आंसर ये तीनों आपस में बराबर आ रही है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है और होना भी चाहिए था, बिकॉज़ हमको मालूम है ये फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन है। तो आप ये क्या लिखोगे, सर ये एक करेक्ट फिजिक्स का रिलेशन है, करेक्ट फिजिक्स रिलेशन एंड डायमेंशनली करेक्ट एज वेल, and dimensionally correct as well. But अगर मैं इसी में एक एग्जांपल देखो, मैं इसी को थोड़ा सा घुमा दूं, s is equal to ut plus 7/2 ad square। अब आपको पता है ये करेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफ होना चाहिए था, अगर करेक्ट होता तो फिजिक्स का तो ये गलत रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक गलत रिलेशन है, मैंने कहा बहुत सी बार, लेकिन डायमेंशनली तो ये अभी भी करेक्ट है। हाफ की जगह पे यहाँ क्या आ गया, 7/2 आ गया, तो आप उससे तो कोई रोल था ही नहीं, 1/2 का यहाँ कोई रोल नहीं था, तो 7/2 का भी कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब डायमेंशनली तो ये अभी भी करेक्ट होगा, बट ये फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हर सही फिजिक्स का रिलेशन डायमेंशनली भी सही होगा, लेकिन हर डायमेंशनली सही रिलेशन फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन नहीं होगा, या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर से समझना, a physically correct relation must be dimensionally correct, must, but a dimensionally correct relation need not to be physically correct। dimensional correct हो गया तो इसका मतलब ये तो ना कि फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन हो जाएगा, dimensionally correct है, ठीक है, फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा ही होगा। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, एक स्टेटमेंट और नीचे लिख दो कि सर a dimensionally correct relation need not to be physically correct। एक और पॉइंट कर दो, उसको हाईलाइट कर दो जितना अच्छा कर सकते हो हाईलाइट। आप बोलोगे सर ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट ये फिजिक्स के लिए जो रिलेशन है वो एक रॉन्ग रिलेशन है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। दो एप्लीकेशन हो गई थी, इसकी थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। डिड्यूस अ रिलेशन, डिड्यूसिंग अ रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर होता क्या है कि कोई फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई एक क्वांटिटी उनको पता चलती है ये रिलेशन है 3-4 क्वांटिटी के बीच का, तो सबसे पहले तो वो उसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तभी आगे बढ़ते हैं। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो आगे और स्टडी करेंगे, अगर वो डायमेंशनली ही रॉन्ग हो गया तो मतलब वो रिलेशन गलत है, ये श्योर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बोलते पुराने टाइम पे क्या होता था कि आपको अगर ये पता है कि ये क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है तो वो आपस में रिलेशन डायमेंशन को यूज करके कुछ कुछ रिलेशन भी निकाल पाते थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो रिलेट करता है मास पे, डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। ये हमको किसी ने बता दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडिंग ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मुझे बता दिया है किसी ने।
तो मुझे बताओ कि यार ये कौन कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट रिलेशन इनका फाइंड आउट करके बताओ। तो हम डायमेंशंस का फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने मान लिया कि जो टी है वो डिपेंड कर रहा होगा एल एम की पावर ए पे, मास की पावर ए पे, एल की पावर बी पे और जी की पावर सी पे। हमने मान लिया, मुझे नहीं मालूम ये एम की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, एल की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, जी की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, बट हमने मान लिया कि सर ये ऐसे डिपेंड हो रहा होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आप मान लेते हो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब इसकी खुद की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ऐसे रिलेशन लिख पाओगे, सर लिखते हैं हम ऐसे, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। अब मैंने कहा अगर ये करेक्ट रिलेशन है तो आप बोलोगे ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। इसका मतलब अगर इधर की बात करें तो ये का टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t की पावर 1, एंड वो इसके इक्वेट कर रहे हो, तो आप इक्वेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये तो डायमेंशनलेस है, इसको तो हटा दिया मैंने कहा इसका मतलब m की पावर a, l की पावर b और g क्या है, g है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन किसके बराबर होगी, lt-2 की पावर c। समझना फिर से, अगर ये करेक्ट रिलेशन है तो डायमेंशन वाइज ये क्वांटिटी इसके बराबर होनी चाहिए, वही मैंने यहाँ पे इक्वेट करके लिख दी। मैंने कहा यहाँ पे जरा अरेंज कर लो, तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ रही देखो m यहाँ पे केवल अकेला होते हैं, तो आप बोलोगे m की पावर a, l की पावर यहाँ b है और यहाँ 1, यहाँ l की पावर 1 c से मल्टीप्लाई होगी कितनी हो जाएगी c, तो टोटल कितनी हो जाएगी l की पावर b प्लस c। अच्छे समझना हर स्टेप को। मैंने कहा t की पावर निकालो, यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं, यहाँ पे t -2 इंटू पावर c कितना हो जाएगा -2c, और ये इसके बराबर है देखो m0 l0 t की पावर 1। अगर ये दोनों डायमेंशन सेम है तो रिस्पेक्टिव पावर भी सेम होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, तो एक चीज मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ a है और यहाँ 0 है। यहाँ l की पावर b प्लस c और यहाँ 0 है, तो आप क्या लिखोगे सर, b प्लस c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, मतलब b की वैल्यू आ गई -c के बराबर। यहाँ t की पावर -2c है और यहाँ t की पावर कितनी है, 1 है, तो आप बोलोगे -2c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। तो यहाँ से आप बताओगे c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1/2 के बराबर। c की वैल्यू यहाँ आई -1/2 के बराबर, तो आप बोलोगे यहाँ पे रखोगे वैल्यू को, तो आप बोलोगे b की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। मेरे पास a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, यही तो मुझे बताना था। तो मैंने कहा t का जो रिलेशन हो गया वो देखो क्या आया, k m की पावर 0, m की पावर 0 है तो हटा दो, m की पावर 0 इज 1, l की पावर b, l की पावर b मतलब 1/2, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। ये k कांस्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट कर लिया बाद में, इसका डायमेंशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और l की पावर 1/2 हो गया मतलब रूट है, g की पावर -1/2 नीचे जाएगा तो कितना होगा, g की पावर 1/2 और नीचे जाके क्या हो जाएगा रूट, तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो 2π√L/g। ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड का, ये हमें मालूम है। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट हमको पता नहीं है, ये कांस्टेंट हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला होगा, डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। आप केवल ये रिलेशन निकाल पाए थे L और G के बीच में और T के बीच में, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है, हालांकि ये बहुत कम यूज होती है, ना के बराबर, बट हाँ हमको आनी चाहिए, तभी वो पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा सर एक और टाइप का क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो और देख लेते हैं, जो कि आजकल ज्यादातर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कई बार वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसने बोला कि सर मान लो जो हमारा स्टैंडर्ड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, मास है, लेंथ है, टाइम है। उसने बोला एक हाइपोथेटिकल सिस्टम में फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वाली है। अगर मेरे सिस्टम में नया सिस्टम मैंने हाइपोथेटिकल बना लिया और इन तीनों को क्या बोल दिया, फंडामेंटल बोल दिया, तो इस नए सिस्टम में मुझे मास की डायमेंशंस बतानी है। इसकी डायमेंशंस बतानी है मुझे, मास की डायमेंशन बतानी है इस नए सिस्टम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है, जरा इसको देख के कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोलते हो कि मास डिपेंड कर रहा होगा,
मैंने कहा सर ऐसा होगा, मास की जो डायमेंशन होगी वो कैसी होगी? आप बोलोगे सर f की कुछ पावर होगी, मैंने कहा f की पावर a मान लेते हैं, b की कुछ पावर होगी, मैंने कहा b की पावर b मान लेते हैं, और t की कुछ पावर होगी, मैंने कहा t की पावर c मान लेते हैं। यही तो होगी डायमेंशन। इस सिस्टम में यही तो डायमेंशन होगी इसकी, यही तो हमें ABC निकालने, तो मेरा जवाब बन जाएगा, है ना? तो मैंने कहा जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने कहा f की डायमेंशन जनरली क्या होती है आपके सिस्टम में? आप बोलते हो f की डायमेंशन होती है m l t माइनस 2। मैंने कहा वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है वैसे? आप बोलोगे l t माइनस 1। मैंने कहा टाइम की डायमेंशन क्या होती है? बोलते हो सर t की पावर 1। मैंने कहा जरा यहाँ पे पुट कर दो। मैंने जब यहाँ पुट किया तो यहाँ पे मास की डायमेंशन क्या होती है? m की पावर 0, l की पावर 0, सॉरी m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0, ये मास की डायमेंशन है। मैंने यहाँ पे देखो फोर्स की पावर a, मतलब ये डायमेंशन की पावर a, m की पावर a, l, ये देखिए अगर हम यहाँ पे a लेके जाएंगे, अगर s की पावर a लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे। b की पावर b लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, और t की पावर c लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो आपने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, m की पावर a, l की पावर a और t की पावर कितनी हो गई? -2a। मैंने कहा इनटू में क्या है? b की पावर b है, मतलब ये वैल्यू रख दो। ये कितनी आ गई? l की पावर b, t की पावर -1 इंटू b कितना हो जाएगा? t की पावर -b। क्लियर? मैंने कहा इनटू में t की पावर c है, मतलब ये वैल्यू उठा के रख दो, तो t की पावर 1 इंटू c कितना हो गया? t की पावर c। मैंने कहा जरा ऐड करोगे तो जरा देखो ऐड करके कितना आ रहा है? m की पावर a आ रहा है, यहाँ पे l की पावर a है, यहाँ पे b है, तो l की टोटल पावर कितनी हो गई? a प्लस b हो गई। यहाँ t की पावर -2a है, यहाँ -b है, और यहाँ c हो गई, तो टोटल पावर कितनी हो गई t की? -2a - b प्लस c। आप बोलते हो दैट इज इक्वल टू दिस। अब ये डायमेंशन अगर इसके बराबर है, ये डायमेंशन अगर इसके बराबर है, तो रिस्पेक्टिव पावर भी बराबर होना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, कुछ 2-4 साल पहले का क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा यहाँ से देखो m की पावर a है और यहाँ m की पावर 1 है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। ये आगे वैल्यू है। l की पावर यहाँ a प्लस b है और यहाँ कितना है? 0 है, तो आप बोलोगे a प्लस b कितना हो गया? 0। a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, यहाँ 1 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये दूसरी क्वांटिटी आ गई। मैंने यहाँ t की पावर कितना है? 0 है, यहाँ पर t की पावर -2a - b प्लस c है, तो मैंने कहा रखो -2a - b प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो लिखोगे -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। आ गई आपको? रिलेशन आ गया आपके पास? तो आप क्या लिखोगे? a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 1, b की वैल्यू रखोगे यहाँ -1, t की वैल्यू रखोगे 1, एंड दैट विल बी द डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना, नीट में आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डायमेंशन से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ रहा है, इसलिए डायमेंशन आपको सीखना। कितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं डायमेंशन का, वो मैंने आपको एक एक दो दो एग्जांपल सबके करा दिए हैं। अगर आपने ये करके थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, मैं एक लास्ट छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, या फिर हम बोलते हैं 1, m0 l0 t0 सबकी पावर 0 होगी, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ध्यान रखें। तो उसमें सबसे पहले तो प्योर नंबर, जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर जानते हो ना, 1 2 4 etc, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे प्योर नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, उनकी डायमेंशन आप कहते हो तो 1, सबकी पावर 0 इज 1। सेकंड आप बोलोगे argument and values of special functions।
like trigonometry, logarithmic, exponential, इन सबके आर्गुमेंट या फिर इनकी फाइनल वैल्यू ये भी कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। आर्गुमेंट पता है किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये आर्गुमेंट है। साइन का आर्गुमेंट होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। प्लस साइन ओमेगा टी की वैल्यू मतलब ये साइन ओमेगा टी की जो भी वैल्यू आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन है। तो मैथमेटिकल फंक्शन की आउटकम हमेशा क्या होगी, 1 2 3 है ना। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 नंबर्स है ना। तो नंबर्स तो कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। तो देखिए इनका आर्गुमेंट जो है वो भी डायमेंशनलेस है और इनका ओवरऑल फंक्शन है वो भी कैसा है, डायमेंशनलेस आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे x की डायमेंशनलेस a sin ओमेगा t के बराबर होनी चाहिए, या सिंपली बोल दो a के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज़ ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी। सिमिलरली आप लिखोगे y इज इक्वल टू log ऑफ b into t। आप बोलते हो ये जो b into t है ये इसका आर्गुमेंट है। b into t क्या है, आर्गुमेंट है इसका, तो ये आर्गुमेंट भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। सिमिलरली आप बोलोगे y इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा into t स्क्वायर। ये e क्या है, e एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है ना, पाई ऐसे e एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। e क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट। e क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 2.73, एक नंबर है इसके। तो ऐसे फंक्शंस को जिसमें नंबर की कोई पावर आ रही है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2x + 3, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये इसका आर्गुमेंट कराएगा, ये आर्गुमेंट कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। और ओवरऑल ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो e टू द पावर समथिंग का जो रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस आएगा। ठीक है, लास्ट आपने बोला रेशियो of two quantities having same dimension, having same dimensions। ऐसी दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन कैसी हो, सेम हो, और उनका रेशियो लिया जा रहा है तो वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। मास अपॉन मास कट जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, एक टर्म डिफाइन होता है रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कट जाएगा तो वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, वो भी आपकी कैसी है, डायमेंशनलेस है। मैंने कहा प्लेन एंगल, याद है सप्लीमेंट्री में भी पढ़ा था, प्लेन एंगल क्या है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, वो भी डायमेंशनलेस है। सॉलिड एंगल डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि दो क्वांटिटीज का रेशियो हो जिनकी डायमेंशन कैसी हो, सेम हो, ठीक है, तो वो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो ये क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस का मतलब समझिएगा, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो उसकी यूनिट हो सकती है। क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो उसकी यूनिट हो सकती है, बट अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, मतलब डायमेंशनलेस भी होगी। अब स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखते हैं, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव अ यूनिट बट अ यूनिटलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव डायमेंशंस। इसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दो कि यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी और जिसकी यूनिट हो, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो। तो आप बोलोगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, लेकिन उनकी यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन। बट ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट ना हो और डायमेंशंस हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको हाईलाइट कर लोगे। और डायमेंशंस की सारी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। किसी भी स्टेप में कहीं पे भी डाउट है आप पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। मैं एग्जांपल देता हूं कुछ।
सॉल्व करके तुरंत आंसर देने। 2 क्वेश्चन है। मैंने बोला कि सर ये प्रेशर है, मुझे ए और बी की डायमेंशन कौन बताएगा जल्दी से? ए और बी की डायमेंशन जल्दी से कौन बताएगा? सर बीटा -2 क्या बेटा? हर्षित क्या बोल रहे हो? थोड़ा क्लियरली बोले। एक करके बेटा। हर्षित कुछ बोल रहे हो? तो पहले वाले केस में बी है कहाँ? बी है कहाँ मतलब? ये रहा बी। वो बीटा नहीं है। बेटा जब बी बोल रहा हूँ बीटा क्यों लग रहा है आपको? सर बी का t-2 होगा और ए का ml-1 t-2। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मेरे पास। बी का आप बोल रहे हो t-2 यस सर। और ए का कितना बोल रहे हो? ml-1 t-2। ml-t-2। चलिए, एनीबॉडी एल्स? आप दूसरा सॉल्व करें प्लीज। एनीबॉडी एल्स? ml-2 है -2। शिवम वेट शिवम तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बी क्या बताएं? बी का कितना बताएं आप? t-2 t-2 और ए का? ml-1 t-2। अच्छा सेकंड सॉल्व करें। बाकी लोग नहीं आंसर दे पा रहे भाई, बाकी लोगों को नहीं पता क्या बात है। सर सेकंड क्वेश्चन में ए का आएगा वो वेट t-1। आते हैं शिवम बेटा, आते हैं एक करके। मैं क्या कह रहा देखो, दिस क्वांटिटी हैज टू बी डायमेंशनलेस। मतलब बीटा या बी बोल रहे थे, बी इंटू टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया? 1। m0 l0 t0 सब कुछ 0 मतलब 1। तो आप बोलते हो कि सर बी की डायमेंशन अगर कोई निकालने जा रहा है तो बी की डायमेंशन किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर नीचे लेके जाओगे तो होगा 1 बाय टी स्क्वायर की डायमेंशन। टी क्या है यहाँ पे? टाइम होगा। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू टी की पावर -2। अब आपने बोला सर ये ओवरऑल क्वांटिटी भी क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर और ए की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बाकी तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो प्रेशर की डायमेंशन जो होगी वो ए की डायमेंशन के बराबर होगी। तो ए की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी। प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया। वो आएगी आपकी ml-1 t-2। पता नहीं कितना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। चलिए, ये जो बच्चों ने आंसर किया उनके अलावा आंसर देंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ए और बी की डायमेंशंस। हर्षित और शिवम को छोड़ के। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। पूरे लेक्चर में किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, ऐसा लगा सब कुछ समझ में आ गया, बट एक्चुअली पता चला कि कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए लोग डाउट ही पूछ रहे थे। क्वेश्चन ही नहीं बन रहे भाई, बेसिक क्वेश्चन है यार। आस्था, आनंद, पलक, जसबीर, एंड नेम पॉइंट आउट करके बुलाना चालू करूं क्या? बोल कुछ। आस्था बेटा आंसर आ रहे हैं? सर सेकंड वाले में ए का एल है और बी का LT-1।
वेट कौन है भाई, नाम बताया करो। बार क्या ए बता का रहे एल हो? एल ए का है, ये बी और है बी वेलोसिटी वेलोसिटी, तो ए का बोल रहा है एल और बी का एल टी -1। एल टी -1। चलो देख लेते हैं। मैंने कहा सर देखो यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि वेलोसिटी की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a into t शुड बी डायमेंशन ऑफ b into t स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो पहले। a into सर t, ये LT-2 और B की LT-3। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा a into t, ये हो गया t की पावर 1 शुड बी इक्वल टू, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। अब जरा देखो ये t इधर नीचे जाएगा, ये जब t नीचे जाएगा तो कितना आएगा सर, lt-1 अपॉन t। और जब ये ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा आपका lt-1 हो जाएगा। -1 कितने हो जाएंगे, 2 बार -2 मतलब -2 हो जाएगा। ये आ रहा है मेरा। तो आप लोग के आंसर मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा सेम तरीके से मैं ये निकालूंगा, तो जो b की डायमेंशन आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो डायमेंशन आ रही होंगी वो आ रही होंगी lt-3। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे आपको। पार्थ बेटा जो तुम्हारे आंसर आ रहे थे वो गलत आ रहे थे और बाकियों के तो आ ही नहीं रहे थे। जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं घर पे बैठ के तुरंत नोट्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए हैं खुद अगर आपने पेन से पेपर पे सॉल्व नहीं किए, फिजिक्स वहीं खत्म हो जाएगा, ध्यान रख लेना। साथ साथ चलोगे तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ उतने आप खुद सॉल्व करें पेपर पे। जब तक वो नहीं बनने लगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो जितने भी एग्जांपल मैं कराऊं आप उनको खुद पेपर पे सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट जितने भी लिए तुरंत अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करें। नोट्स बनाना मतलब आधा काम पूरा हो जाना। नोट्स बनाना है भाई सब, स्क्रीनशॉट लेके फोन में मत रख लेना। हमेशा सारे स्क्रीनशॉट्स आपकी कॉपी पे नोट डाउन होने चाहिए डेली के डेली। जितने एग्जांपल मैंने एग्जांपल क्लास में कराए वो आपको डेली के डेली खुद भी सॉल्व करने हैं, सिर्फ नोट ही नहीं करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके अलावा हर लेक्चर के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी जो कि ऑनलाइन ई-टाइप ऐप पे एक्सेसिबल है। आपको आज शाम तक आपकी डीपीपी वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, मे बी 1 आवर और 2 आवर आफ्टर द क्लास। आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हमेशा हम हर डीपीपी को डिस्कस भी करेंगे। अगर फिजिक्स में अच्छे स्कोर करना है तो साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा, और फिजिक्स अच्छा करना बहुत आसान है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है पूरे लेक्चर में कहीं पे भी आपको, या यहाँ पे जो सामने कुछ दिख रहा है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास को रेकॉर्ड करें। एनीवन, एनी डाउट्स? सर तो मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछ लो बेटा। सर ये जो सेकंड वाला एग्जांपल अभी हमने करा लास्ट वाला, हाँ, इसमें जो AT को हमने इक्वल करा था तो उसमें हमने पहले उनकी डायमेंशन देखी ना, T की डायमेंशन को T रख के फिर A को वैसी रखा। तो A की डायमेंशन तो मुझे फाइंड आउट करनी है बेटा, A की डायमेंशन तो मुझे पता ही नहीं ना। हाँ सर वो तो निकालनी है, मैं कह रहा हूँ पहले हमने उसकी डायमेंशन को वेलोसिटी से इक्वेट करना है ना, उसके जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? हाँ जी उसके हिसाब से। हाँ तो मैंने ये इक्वेट कर दिया और अब रिस्पेक्टिव वेलोसिटी की डायमेंशन रख दी, T की डायमेंशन रख दी, जो नोन थी वो डायमेंशन रख दी, जो अननोन थी वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है सर, हाँ बस यही पूछना। Any other doubts? चलो then let's wrap up this class. आपको डीपीपी मिल जाएगी 1 घंटे के अंदर वहां पे एक्सेसिबल होगी। आप उस डीपीपी को जरूर अटेम्प्ट करें। बहुत बेसिक जितने भी मैंने एग्जांपल्स कराए सेम वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व करने में मजा आएगा अगर आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो अपने डाउट जरूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।